नमस्कार, साहित्य तक के राजपाठ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव पालीवाल और मेरे साथ हैं आज जाने माने पत्रकार अनंत विजय। अनंत विजय जबरदस्त लिखाड़ हैं, किताबें लिखते हैं और इनकी एक बहुचर्चित किताब है जो अभी कुछ दिनों पहले आई है, जिसका नाम है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। ये किताब बहुत चर्चा में है आजकल। तो मैंने सोचा कि राजनीति का माहौल चल रहा है, इस देश में खूब राजनीति हो रही है, हर पार्टी जो है वो जूझ रही है, तो अनंत विजय से चर्चा करने का इस किताब पर इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत स्वागत अनंत विजय आपका साहित्य बहुत धन बहुत आज तक धन्यवाद में। सर। आपका भी बहुत धन्यवाद और साहित्य तक का आभार कि उन्होंने मुझे अपनी किताब अमेठी संग्राम पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैंने बताया कि अनंत विजय 25 साल से पत्रकारिता में हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है इन्होंने, एमबीए भी किया है और कोलाहल कलह में विधाओं का विन्यास, बॉलीवुड सेल्फी, लोकतंत्र की कसौटी और मार्क्सवाद का अर्थशास्त्र। और अब लेकर आए हैं ये अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। तो सबसे पहले तो आनंद जी, हर चुनाव अपने आप में अहम होता है, लेकिन ये चुनाव वाकई बड़ा दिलचस्प था जो अमेठी में हुआ, 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ। लगातार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला हुआ। हर चुनाव में कई ऐसे वाकये होते हैं जो चुनाव को डिफाइन कर देते हैं और लोगों के कैरेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मैंने इसके अंदर पढ़ा जो आपने लिखा है, लेकिन जिस जो पहले कभी नहीं आया, पहली बार एक किताब में सामने आया है। शुक्ला परिवार की कहानी जो गांधी खानदान का बहुत करीबी था। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को वो किस्सा खुद बताएं। आपने कहा कि 25 साल मैंने पत्रकारिता में गुजारे हैं, तो दर्शकों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं कि 25 साल में से 12 साल संजीव जी मेरे बॉस रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि एक बॉस और उनके शागिर्द के बीच की बातचीत है। तो वो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, तो वैसी ही कुछ बातचीत आज होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो सीखा है आपसे और जो आप लोगों ने बताया है कि सच बोलना, तो वो मैं बोलूंगा। और हो सकता है आपसे थोड़ी असहमति भी हो, लेकिन असहमति का विवेक मर्यादा में रहेगा, ये मैं भरोसा देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी किताब अमेठी संग्राम का जो प्रसंग और जो सबसे हाई पॉइंट था, उसको बहुत कम लोगों ने उससे चर्चा की शुरुआत की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने उसी पॉइंट को पकड़ा और वहीं से इस चर्चा को आरंभ किया। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए आता हूं उस पर। आपने शुक्ला परिवार की बात की, तो शुक्ला परिवार एक बहुत ही रसूखदार और दबंग परिवार है अमेठी का। दबंग सकारात्मक अर्थ में मैं कह रहा हूं उसको, कि क्लाउट है उनका वहां पर। और लोग कहते हैं कि अमेठी के लोगों ने मुझे बताया कि उनके कहने से 25,000 वोट इधर या उधर हो सकते हैं। और शुक्ला परिवार खानदानी तौर पर अमेठी में कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से ज्यादा जुड़ाव उनका गांधी परिवार से है। तीन भाई हैं और सब लोग वो कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे हैं। तो 2000, इस घटना को ट्रेस करने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, आपको ले चलूंगा 2014 के चुनाव में। तो जब 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी पराजित हो गई और राहुल गांधी वहां से विजयी हो गए, तो उसके बाद से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन और खुद स्मृति ईरानी इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रही। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी 2014 के चुनाव के समय से ही करने लग गई थी। चुनाव परिणाम के 20 या 21 दिन बाद वो फिर से अमेठी पहुंच गई थी। तो उसी समय से जो स्थानीय लोग थे वो ये चाहते थे कि चुनाव के समय आप जानते ही हैं कि इस पार्टी उस पार्टी सब होता है। लेकिन चूंकि इस परिवार का बहुत ज्यादा प्रभाव अमेठी लोकसभा क्षेत्र में था, तो लोग ये चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग, कि शुक्ला परिवार को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लेकर आया जाए। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, स्वयंसेवक या उनके अनुषांगिक संगठनों के लोग काफी दिनों से लगे हुए थे। तो धीरे धीरे जब 14 से 19 का चुनावी माहौल आया, तो 19 में नरेंद्र मोदी को लेकर एक जबरदस्त सकारात्मकता थी और बहुत सारा माहौल ऐसा था। बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो मोदी जी के चेहरे पर जीत कर चले आए।
तो शुक्ला जी थोड़ा डिगे उस समय, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जा सकता है। यही हम्म। हुआ। और उन्होंने जब बातचीत और आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। बीजेपी के स्थानीय नेता जो उनसे बातचीत कर रहे थे, उनको उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त भी लगा दी। उन्होंने कहा कि मैं शामिल होऊंगा, लेकिन स्मृति ईरानी की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूंगा। तय हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात के लिए तैयार ही थे। स्मृति ईरानी को कहा गया, उनको तैयार किया गया होगा, बैठक तय हो गई, स्मृति ईरानी से उनकी मुलाकात हो गई। एक कमरे में 4-5 लोगों की एक मीटिंग चल रही थी, या 6-7 लोग होंगे। और शुक्ला परिवार ने गांधी परिवार से अपनी निकटता स्मृति ईरानी को बताना शुरू कर दिया कि कैसे, जैसे जब इंदिरा जी ने संजय गांधी को अमेठी भेजा था, तब इंदिरा जी ने कहा था अमेठी के लोगों को कि मैंने अपना बेटा आपको सौंपा है। ये बयान राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने आए थे, तब सोनिया जी ने भी अमेठी में दिया कि मैंने अपना बेटा आपको सौंपा है। तो उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कैसे ये हो रहा था। बेटा जब उन्होंने सौंपा तो हम लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, संजय गांधी ने पहला फावड़ा यहाँ चलाया, और आदि आदि बातें हो रही थी। राजीव गांधी जब आते थे तो हमारे घर पे आते थे, हमारे घर पे रुकते थे, और राहुल गांधी भी आते हैं हमारे साथ, उनका बहुत आत्मीय संबंध है, पारिवारिक संबंध है। हम लोग भी जब जाते हैं तो पहले सोनिया जी थी, राजीव जी थे, तो हम लोगों के उनके घर के दरवाजे दिल्ली के लिए हमेशा खुले रहते थे। और इसी बताने के क्रम में शुक्ला जी ने कहा कि स्मृति जी, मैं आपको बता सकता हूं, हम लोग इतने करीब हैं कि मैं ये तक आपको बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है। हम्म। इतना सुनना था। इस वाक्य ने पूरी 5 साल की जो मेहनत थी, या जो कह सकते हैं कि जो एक रणनीति बनाई गई थी, उसको ध्वस्त कर जी दिया। जी। स्मृति ईरानी मीटिंग में खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, शुक्ला जी नमस्कार, हमारी आपकी बातचीत यहीं खत्म होती है, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ या अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगी जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है। और एक महिला के लिए आप इस तरह के शब्द सार्वजनिक रूप से भले ही 8-10 लोगों के बीच कह रहे हो, लेकिन कहना उचित नहीं है, और मैं ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी में शामिल नहीं करूंगी। और उसके बाद वो दूसरे कमरे में चली गई। भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उनको मनाने के लिए दूसरे कमरे में गए, कि उनको लोग अमेठी में दीदी कहते हैं। तो दीदी शुक्ला जी ने तो बस ऐसे ही आप पर प्रभाव जमाने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बात कह दी, उनका इरादा नहीं था, आदि आदि। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ एक कदम भी नहीं चल सकती हूं जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है। और संजीव जी, आपको बताऊं कि ये बैठक वहीं खत्म हो गई। लोगों ने स्मृति ईरानी को यह भी कहने की कोशिश की कि उनके पास 25,000 वोट हैं और वो उनके आने से आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। उन्होंने कहा, चुनाव जीतूं या हारूं, महिला का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, नमस्कार। और ये पूरा प्रसंग वहीं खत्म हो गया। जी। इस प्रसंग के बाद बहुत लोगों ने बहुत समझाया होगा कि गलती मत करो, राजनीति में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, भूल जाना चाहिए, इस तरीके की बातें हुई होंगी। स्मृति को बहुत समझाया बिल्कुल हुई, होगा। बिल्कुल हुई। और मैंने जैसा बताया, उस बैठक के में शामिल 3 लोगों से मैंने इस पूरी घटना की, क्योंकि एक ऐसी घटना थी जिसको लिखने के पहले मुझे बहुत ठोक बजाकर तथ्य को संतुलित करना था। तो मैंने 3 लोगों से बात की, और तीनों, मतलब तीनों बहुत, उसमें से 2 लोग तो बहुत क्षुब्ध थे इस घटना को लेकर स्मृति ईरानी से, कि अगर एक व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया तो क्या हो गया। वो तो कई बार लोग बड़े लोगों के सामने अपना रौब या अपना क्लाउट दिखाने के लिए ऐसी बातें कर जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अगले दिन जो सुबह संघ के लोगों के साथ सुबह 8 बजे उनकी बैठक होती थी चुनाव के दौरान, उसमें भी बात करने की कोशिश की। लेकिन स्मृति जी ने जब अगले दिन बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये विषय कल शाम को ही समाप्त हो गया था, इसलिए इस विषय पर आगे बात नहीं होगी। जी। और अनंत, शुक्ला परिवार अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नहीं आ पाया, कोशिश जारी है उनकी। अच्छा, ये बताइए, गांधी परिवार के साथ देखिए, राजनीति अपनी जगह है, पर कई बार होते हैं डिफरेंट टाइप के रिश्ते होते हैं। रिश्ते कैसे हैं?
स्मृति ईरानी की और गांधी, राहुल गांधी के साथ कोई मुलाकात कभी हुई है स्मृति ईरानी की, आमने सामने कहीं पड़े, या प्रियंका से मुलाकात, सोनिया गांधी की से मुलाकात का जिक्र तो मुझे याद है आपने इसमें किया है कि सोनिया ने क्या कहा, तो जरा तीनों से बताइए थोड़ा सा मुलाकात खुल के कि तीनों से इनके तीनों से रिश्ते हैं मुलाकात कैसे। तीनों से मुलाकात हुई उनकी। हम्म। आ, आपको याद होगा 2014 में प्रियंका गांधी से जब स्मृति ईरानी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि स्मृति हु, कौन है हम्म। स्मृति। तो उसके कुछ दिनों बाद फ्लाइट में दोनों की मुलाकात हुई। तो हम्म। स्मृति ईरानी को जब पता चला कि प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं तो वो उठ के गई और खुद का हम्म। परिचय दिया कि मैं स्मृति ईरानी हूं। तो प्रियंका गांधी भी बहुत गर्मजोशी से मिली और दोनों ने 2-1 मिनट तक बातचीत भी की और फिर दोनों की ये मुलाकात हुई। सोनिया गांधी की मुलाकात हुई जब स्मृति ईरानी अमेठी के चुनाव हारने के बाद भी केंद्रीय मंत्री बनी थी। तो शपथ ग्रहण के बाद सोनिया जी जब ये नीचे उतरी तो सोनिया जी को इन्होंने नमस्कार किया। तो सोनिया जी ने कहा इनसे कि स्मृति जब तुम शपथ ले रही थी तो सबसे सबसे ज्यादा तालियां मैंने ही बजाई थी। हम्म। ये उनकी सोनिया जी से मुलाकात है। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात संसद के गलियारे में हुई। हम्म। राहुल गांधी को इन्होंने नमस्कार किया लेकिन राहुल गांधी बिना कुछ बोले सामने से निकलकर चले गए। ये 3 नमस्कार का मुलाकात जवाब है। नहीं दिया। अब इतना मैंने पूछा नहीं दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने नमस्कार किया और दोनों एक दूसरे से गुजरते हुए चले गए। संजीव जी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की राजनीति किस तरह से चलती है। इस 3 मिनट की अलग अलग मुलाकात का जिक्र किया। एक बहन गर्मजोशी से मिलती है, माँ कहती है तुम्हारे लिए मैंने सबसे ज्यादा स्मृति तालियां बजाई, और राहुल जी नमस्कार का जवाब देते हुए बाहर आमने सामने संसद के गलियारे में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। चलिए, गांधी खानदान को फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। अब वापस आते हैं स्मृति ईरानी, उनकी चुनावी रणनीति और उनकी जीत पर। 2014 में स्मृति ईरानी हारी और 2019 में जीती। आपके हिसाब से, आपकी किताब में मैंने पढ़ा, मैं चाहता हूं मैं कुछ ना बोलूं, मैं सिर्फ सवाल पूछूं और आप बताएं, 2014 और 19 की रणनीति में क्या बदलाव था, क्यों, किस वजह से जीती स्मृति ईरानी, रणनीति बताइए पहले। रणनीति ये थी कि 2014 के चुनाव में एक तो स्मृति ईरानी नई थी अमेठी के लिए। ठीक है, एक बार पहले कभी वो अमेठी गई थी राजनाथ सिंह जी के साथ किसी दौरे में, जब वो पार्टी का काम करती थी। तो अमेठी के लिए नई थी, वहाँ के डेमोग्राफी से, वहाँ के लोगों से उनका परिचय बहुत ज्यादा नहीं था। लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक टीवी की सुपरस्टार आई हैं और ये चुनाव लड़ेंगी, यहाँ रुकेंगी नहीं रुकेंगी, हाथ हिलाते हुए चली जाएंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि संगठन के स्तर पर जितना समर्थन इनको मिलना चाहिए था, या संगठन को जिस मजबूती के साथ अपने किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़वाना चाहिए था, वो समय इनके पास नहीं था, क्योंकि मात्र 23 दिन बचे थे। और अमेठी देश का मुझे लगता है कि इकलौता या चुनिंदा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 3 जिले पड़ते हैं, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर। ये 3 जिले के वोटर उस लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो उस समय मैंने, जैसा कि अपनी किताब में लिखा भी है, कि संघ ने कोशिश की कि जो वहां के स्थान, उस समय अमेठी को जानने वाला व्यक्ति एक था जो अमेठी के प्रचारक रह चुके थे, जिला प्रचारक रह चुके थे, परमेश्वर जी, उनको ये दायित्व सौंपा जाए। लेकिन परमेश्वर जी उपलब्ध इस वजह से नहीं हो पाए कि संघ की जो वर्किंग होती है उसमें किसी भी दूसरे जिले में पदस्थापित प्रचारक को दूसरे जिले में लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जो उनके क्षेत्र प्रचारक से अनुमति लेनी होती है, या और भी उनके जो अखिल भारतीय अधिकारी होते हैं उनकी अनुमति के बाद ही किसी की पदस्थापना किसी दूसरे जिले में किसी दायित्व के साथ संभव होता है। तो ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि 23 दिन के वक्त में शुरुआती 4-5-7 दिन निकल गए समझने में, फिर लोगों को ढूंढने में, और उसके बाद लोगों का वो भरोसा भी नहीं मिल पाया। और तब तक ये भी नहीं लग रहा था लोगों को, राहुल गांधी से मोह भंग भी बहुत नहीं हुआ था। तो ये 3-4 चीजें मिलकर उनको 2014 में पराजित करवाती हैं। लेकिन यहां एक चीज को मैं और रेखांकित करना चाहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 40-50 हजार वोट मिला करते थे, 60 हजार वोट मिला करते थे इस चुनाव के पहले,
उसको स्मृति ईरानी ने अपने कौशल से या अपने पुरुषार्थ से 2014 में 3,23,000 तक पहुंचा दिया। और जिस राहुल गांधी को 3-4 लाख वोट से बढ़त मिला करती थी, जीत जाते थे, उनको, उन राहुल गांधी को वहां 1 लाख से ही जीत मिल पाई थी। तो मुझे लगता है संगठनात्मक स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए थी और जो समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसकी वजह से ये पराजित हो गई। और 2019 में? अब 2019 का किस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी को 5 साल का समय मिला। 23 दिन बनाम 5 साल, ये अगर आप देखें, क्योंकि अपने चुनावी नतीजे के बाद, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद स्मृति ईरानी ने सबसे पहला दौरा अमेठी का किया। और हुँ, अमेठी के उस दौरे में उन्होंने लोगों के मन में विश्वास का एक बीज बोया। अमेठी में, अमेठी के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि वहां यूरिया खाद का रैक उतारा जाए। तो जब वो पहली बार गई तो उनके साथ कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी गए थे। और जब वहीं मंच से ये घोषणा कर रही थी कि खाद अमेठी में उतरेगा, तो संजीव बालियान जी, क्योंकि वो वीडियो उपलब्ध है, उसमें स्मृति ईरानी जी संबोधित करके जनता को कह रही हैं कि मंत्री जी, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से दिल्ली में बात कर रहे हैं और अगली ट्रेन यहीं उतरेगी, खाद का रैक अमेठी हुँ, स्टेशन पे उतरेगा। और वो सब कैमरे पे दिख रहा था। उसके बाद संजीव बालियान ने वहीं से राज्य, पीयूष, उस समय जो रेल मंत्री थे सदानंद गौड़ा थे, शुरुआती दिनों में रेल मंत्री, अगर आपको ध्यान हो तो, जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो हुँ, सदानंद गौड़ा जी से बात हुई, रामविलास पासवान से बात हुई, और स्मृति ईरानी के वहां उस वादे के 1 सप्ताह के भीतर खाद का रैक अमेठी पहुंच गया था। तो यहां से एक विश्वास का बीज उन्होंने बोया। और उसके बाद कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ होती रही, जैसे एक पिपरी गाँव की घटना है, वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ पिपरी गाँव में नदी का कटान बहुत होता था। तो स्मृति ईरानी जब 2014 में उस गाँव में पहुँची, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो हुँ, कोई उम्मीदवार पहुँचे और उसके मुँह पे अगर कोई कह दे कि हम लोग आपको वोट नहीं देंगे, तो इन्होंने पूछा क्या हो गया? तो वहां पिपरी के लोगों ने बताया कि हम आपको भी नहीं देंगे और राहुल जी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वो हुँ, ये था कि वो लोग बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे कि पिपरी नदी पर कटान को रोकने का कुछ इंतजाम किया जाए। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं ये काम करवा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि सब सारे नेता यही कहते हैं कि चुनाव के बाद करवा दूंगी, चुनाव के बाद पलट के कोई आता नहीं, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि नहीं, किसी वोट को नहीं। वोट नहीं देंगे। तो स्मृति ईरानी ने वहां पिपरी में कहा था, मैं जब पिपरी गया था तो वहां के लोगों ने बताया, वहां के पंचायत के अध्यक्ष ने बताया कि स्मृति ईरानी ने तभी कहा था कि मैं हारूं या जीतूं, अमेठी जरूर आऊंगी। और हारने के बाद भी जब वो अमेठी पहुंची और पिपरी गांव गई और वहां लोगों से बातचीत करके फाइल बना के, उन्होंने उस समय उमा भारती जल संसाधन मंत्री थी, उनके पास गई। अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री उस समय, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जब योगी बने 17 में मुख्यमंत्री, तब पिपरी गांव के कटान के लिए 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत करा के वो वहां पहुंचती हैं। तो इस तरह से एक उन्होंने भरोसा जीता। और एक चीज और मैं बताऊं संजीव जी, की स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व में एक सहजता का आकर्षण है। वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती हैं। जैसे किसी कहीं जाएंगी तो वो चटाई पे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना। तो वहां के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि एक बड़े, मतलब जो एसपीजी सुरक्षा में चलने वाले नेता आते थे। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि अमेठी में जब वो कहीं जाते थे तो लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि एमएलए पैदल चल के मेरे पास आया, क्योंकि प्रमोद सावंत जी उस समय एमएलए ही थे। और हुँ, प्रमोद सावंत जी ने वो पटका पहनाना शुरू किया बीजेपी का, तो लोगों के लिए वो बड़ी एक आकर्षण का केंद्र था। और लोग अमेठी के ये मतलब जिसको कहते हैं ना, पचा नहीं पा रहे थे कि मेरा सम्मान कोई कर रहा है। वो सम्मान चाहते थे, उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। तो स्मृति ईरानी ने बहुत बहुत स्मार्टली इसको समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी बात नहीं हुई। और लोगों के को सम्मान देना शुरू किया, अमेठी के लोगों को। और
उस सम्मान की नींव पर भरोसे की इमारत उन्होंने खड़ी कर ली। और फिर तीसरा जो बिंदु है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो आरएसएस ने बहुत माइन्यूटली इस चुनाव को लड़ा, जिसके बारे में मैंने एक अलग से चैप्टर लिखा है। और संगठन का साथ और नरेंद्र मोदी के चेहरे का कमाल, या उनके चेहरे में वोट का खींचने का जो एक आकर्षण था 2019 में, जो देश ने देखा कि 282 से 303 तक पहुंच गए, वो ये तीन चार चीजें मिलके 19 में स्मृति ईरानी को जीत दिलाती हैं। और जो स्मृति ईरानी के बारे में लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते थे कि स्मृति ईरानी बाहरी हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने बहुत, वो उनमें एक प्रति उत्पन्न मतित्व भी है। उन्होंने जवाब दिया था कि सोनिया गांधी जी क्या, राहुल गांधी जी क्या अमेठी में ही पैदा हुए थे। तो 5 साल में स्मृति ईरानी जो बाहरी मानी जा रही थी, वो 5 साल में अमेठी की दीदी हो गई। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मिलके 19 में, और ये मैं सब चीजें इसलिए कह रहा हूं कि इसके साक्ष्य हैं। स्मृति ईरानी पूरे चुनाव में जितने भी वोट थे, एक सिर्फ जायस में 1600 वोट से पीछे हुई। बाकी हर राउंड में और हर बूथ पर उनको राहुल गांधी से अधिक मत मिले। तो 1 लाख से पीछे थी, वो हारी थी, और 50,000 से जीती, तो 1.5 लाख वोटों का 55,000 से स्विंग अधिक जो है, वोटों से जीती। जी। इधर जीती तो 1.5 लाख करीब वोटों का जो है वो स्विंग वो अपने जी। फेवर में पिछले 5 साल में करने में कामयाब रही। आपने इसमें जी। कहा कि संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने किताब पढ़ी, उसमें कंप्लीट चैप्टर है, और उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से पूरा संघ का संगठन लगा, वो पन्ना प्रमुख और जो प्रमुख उनके होते हैं, वो सब उसके अंदर लगे। तो संघ ने इस चुनाव को अपना प्रेस्टीज पॉइंट क्यों बनाया? क्या वजह थी इसकी? क्या प्रूव करना चाहते थे? क्योंकि पहले ऐसा अब तो है नहीं कि संघ पहली बार लड़ रहा हो, या बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही हो। चुनाव तो हर चुनाव को वैसे ही लड़ते हैं। फर्क क्या था? संघ अमेठी और रायबरेली के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सक्रिय है, और संघ शिक्षा वर्ग का प्रथम वर्ष की पढ़ाई और केंद्र वहां अमेठी में भी होता है। तो ये क्या संघ होता है का जोड़ा, प्रथम वर्ष? वो संघ में प्रचारकों के लिए 3 वर्ष की पढ़ाई होती है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। इन दिनों आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वयंसेवक तो होते ही हैं, कहते हैं कि मैंने संघ के तीनों शिक्षा वर्ग में मैंने अटेंड किया हुआ है, या मैं संघ के शिक्षा वर्ग में मतलब वो माना जाता है और जरूरी नहीं है अच्छा। कि प्रचारक तीनों वर्ष करके ही आए, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जो प्रचारक होते हैं वो 3 शिक्षा वर्ग करके आते हैं। तो ओ, संघ इस तरह से वहां काम कर रहा था। और माहौल संघ ने पता नहीं क्या बात थी, ये इस बारे में मैं मुझसे चूक हो गई। मैंने यही तो मतलब बॉस होने का यही फायदा होता है कि मैं संघ के लोगों से ये नहीं पूछ पाया कि आपने इसको प्रेस्टीज इशू क्यों बना लिया। मैं संगठन के स्तर पर उन्होंने क्या क्या काम किया, इसको खोजने में लगा रह गया। और बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें, कि किस तरह उन्होंने बस्ता बनाया, किस तरह गाड़ियां लगाई गई, किस तरह स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के पीछे गाड़ियां लगाई गई, और गाड़ियों के नंबर प्लेट क्या हो इस तक की वो की गई कि दिल्ली के नंबर प्लेट की गाड़ियां ना हो, ताकि कांग्रेस के लोगों को पता न चल पाए कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। अमेठी में एक चीज जो मुझे संघ ने बहुत कायदे से काम किया, वो ये था कि जो पैसे बंटने की प्रथा अमेठी में थी, उसको संघ ने रोका। ऐसा मुझे बताया गया कि बस्ते में पैसे बंटते थे, तो जहां भी पैसे बंटने की बात होती थी वहां ये लोग पहुंच जाते थे। और उसमें भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा आपको बताऊं, याद आ गया मुझे। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी रात को 12 बजे लौटी, तो अचानक से उनके कार्यकर्ताओं ने उनको बताया कि फलाने गांव में पैसे बांटे जा रहे हैं। तो हम्म उन्होंने अपने सहयोगी धर्मेंद्र को कहा कि गाड़ी निकालो, हमें उस गांव में चलना है। तो 2014 के चुनाव में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बालमुकुंद पांडे जी उनका चुनाव देख रहे थे। हम्म वो दिल्ली से गए थे, इतिहास संकलन योजना में वो काम करते हैं। तो उन्होंने स्मृति ईरानी को बहुत रोकने की कोशिश की कि आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है और रात को 12 बजे आप अकेली नहीं जा सकती हैं।
तो स्मृति ईरानी नहीं मानी, अपने स्कॉर्पियो पे बैठ के उनके साथ दो मोटरसाइकिल सवार लोग हाथों में डंडे लिए उनके पीछे पीछे चले गए। बाल मुकुंद जी ने जुबिन ईरानी को फोन किया और उनसे कहा कि हुँ, स्मृति को रोकिए, वो 12 बजे रात को अकेले जा रही हैं। जुबिन ईरानी जो स्मृति ईरानी के पति हैं, उनको बाल हुँ, मुकुंद हुँ। जी ने फोन किया और कहा स्मृति को रोकिए। तो जुबिन साहब ने कहा कि जब वहां बैठे वो आपकी नहीं सुन रही है तो यहां मुंबई में बैठी मेरी क्या सुनेगी, मैं सो रहा हूं, आप भी सो जाओ। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारे एनेक्डॉट्स, मुझे बहुत रोचक जानकारियां भी वहां मिली। तो मुझे लगता है कि जब नेता स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ आगे खड़ा होकर चलता है, ये एक फर्क बहुत दिखाई दिया। क्योंकि जब मैं कांग्रेस के लोगों से वहां मिला और इस किताब में मैंने उनका वर्जन भी लिया है, तो कांग्रेस के लोगों ने बताया कि राहुल गांधी में एक ऐसी चीज थी कि वो किसी से नाराज होते हैं तो वो क्षुब्ध हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते, उसको अवॉइड करने लगते हैं। जबकि अमेठी के लोगों की अपेक्षा ये थी कि राजा अगर काम खराब करे तो हमें दंडित करे, या अगर मैं अच्छा कुछ कर रहा हूं तो मुझे शाबाशी दे। तो दोनों में चीज नहीं हो रही थी, तो कार्यकर्ताओं का थोड़ा मोह भंग हो गया था। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग वहां जमा हो गए थे, उन्होंने भी उनका बहुत नुकसान किया। अगर आप, एक किताब लिखी गई थी, आपको याद हो, जननायक राहुल गांधी। इस किताब हुँ, को अमेठी के ही राकेश पांडे ने लिखा है। और उन्हीं राकेश पांडे ने आउटलुक पत्रिका में एक लेख लिखकर यह बताया कि किस तरह कार्यकर्ताओं की जगह हरियाणा के बाउंसर्स ने ले ली थी। और संजीव जी, आप, अमेठी जो है वो अवध का क्षेत्र है, वहां तमीज की और इज्जत की बहुत, मतलब वहां किसी को तू तड़ाक करके अगर बात करेंगे आप, तो वो क्षुब्ध हो जाता है, उनको अपमानित महसूस करता है। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो हरियाणा के बाउंसर जाते थे और रहते थे, वो लोगों से व्यवहार ठीक से नहीं करते थे। इसके अलावा हुँ, जो कांग्रेस के लोग थे वहां, वो बहुत सारे लोग वो अपने धंधों में लग गए थे कि मैं राहुल गांधी से मिलवा दूंगा। एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एक उसका नाम भी लिखा है मैंने, कि मैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर चाय की दुकान पर उनसे बातचीत कर रहा था थोड़ा हटके, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो नेताओं के डर से पॉकेट में बगैर पैसे लिए उनसे मिलने जाते थे। अगर कोई नेता स्थानीय मुझे मिलता था तो मैं अपना पैसा अपने मित्र को दे देता था, क्योंकि वो पॉकेट से पैसे निकाल लेते थे। मुझे लगा कि इसमें कुछ अतिरंजना होगी, इस ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे हमें सूत्र पकड़ने की जरूरत है कि कार्यकर्ता अपने स्थानीय नेताओं से किस बुरी तरह से दुखी, नाराज, या उनका मोह भंग हो रहा था, कि वो एक विश्वास नहीं था उनके ऊपर। हुँ। अब हम आते हैं सबसे अहम कड़ी पर इस जीत की, वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो चुनावी रैली का आपने इसमें एक किस्सा बयाँ किया है जी। कि स्मृति ईरानी के चुनाव में पहले प्रधानमंत्री की रैली नहीं हुई थी, वो लास्ट मिनट पे वो जी। रैली ऐड। मैं चाहूँगा आप हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताएँ। ये एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। स्मृति ईरानी जब भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम कर रही थी तो वो गोवा की प्रभारी थी, और मनोहर पारिकर के साथ उनका बहुत अच्छा इक्वेशन था, समीकरण था, राजनीतिक समीकरण। और अगर आप याद करें 2013 की 9 जून को जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या कैंपेन कमेटी का चीफ जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था, तो वो कॉन्क्लेव गोवा में ही हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बहुत सारे लोगों को उस वक्त सियासी बीमारी भी हो गई थी, कई लोग बीमार हो गए थे, कुछ नहीं जा पाए थे, कुछ नाराज होके गए थे। बहुत सारा हम लोग तब चैनल में थे और हम लोगों ने वो पूरा कवर भी किया था। उस समय स्मृति ईरानी और मनोहर पारिकर दोनों ने बहुत भूमिका इनकी बड़ी थी। तो मनोहर पारिकर के साथ इनका एक समीकरण था, और मनोहर पारिकर जी से राफेल डील के आसपास मैं मिला था, तब उन्होंने मुझे ये घटना बताई थी। और हुँ, तब मुझे नहीं पता था कि मैं ये किताब लिखूंगा, मेरे अवचेतन मन में कहीं से ये बात रह गई थी। तो मनोहर पारिकर जी जब स्मृति ईरानी अमेठी चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव प्रचार के लिए अमेठी आए थे गोवा से। क्योंकि गोवा से बहुत सारे कार्यकर्ता, जो वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं उन समेत कई सारे लोग वहां से, संगठन के लोग, सतीश सतीश ढोंड और तमाम तरह के जो कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता थे गोवा के, वो अमेठी में चुनाव में आए थे। तो
मनोहर पर्रिकर जब अमेठी घूमे और घूम के वापस गए, तो वो नरेंद्र मोदी से मिले दिल्ली में। और हुँ, नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये बताया कि मैं अमेठी से घूम के आया हूं, अगर आपकी एक रैली वहां हो जाए तो स्मृति कोई भी उलटफेर कर सकती है। तो फिर उन दोनों की बातें हुई होंगी। और नरेंद्र मोदी ने फिर अमित शाह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे उन दिनों, और उनको फोन किया और कहा कि मेरी एक रैली अमेठी में रखवाइए, और अगर आप उस रैली की टाइमिंग देखें तो वो रैली उस वक्त हुई थी जब 5 बजने वाले थे। नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हुआ और 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से वो रैली हो पाई थी। तो अगर हम देखें इस तरह से, तो ये एक जो पूरा, और इस बारे में एक दूसरा नैरेटिव भी है कि मतलब दूसरी किताब में कुछ दूसरा उल्लेख भी मिलता है जिसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। लेकिन मुझे चूंकि मनोहर पर्रिकर जी ने स्वयं बताया है, इसलिए मैं इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करता हूं। हालांकि मेरी ना इस बारे में नरेंद्र मोदी जी से बात हुई, ना अमित शाह जी से बात हुई, और ना स्मृति ईरानी से मैंने पूछा, क्योंकि मैं मनोहर पर्रिकर जी पर भरोसा करता हूं। और उन्होंने तब बताई थी जब किताब की कोई योजना नहीं थी। हुँ। ये वही रैली है जिसपे अपनी छोटी बहन करार दिया था जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल। स्मृति ईरानी को, नरेंद्र मोदी ने वही तब रैली। उसी से प्रियंका गांधी वाली से ही शुरू किया था और कहा था कि लोग पूछते हैं स्मृति कौन है, तो मैं बताता हूं स्मृति कौन है। और उसके बाद उन्होंने कहा था ये मेरी छोटी बहन है और मैंने इसको गुजरात से देखा है और इसको मैंने यहाँ इसलिए भेजा। और पूरा गांधी परिवार एक तरफ खड़ा कर दीजिए, वो 10 गांव के नाम नहीं गिना पाएंगे, लेकिन स्मृति ईरानी अभी सारे अमेठी के गांव गिना देगा। बहुत भाषण उनका काफी, एक एक घंटा कुछ मिनट का भाषण था अमेठी में, और जिसमें उन्होंने हुँ, कहा था कि मैं अमेठी किसी को परेशान करने के लिए स्मृति को नहीं भेजा है, अमेठी की हालात सुधारने के लिए भेजा है। जी। तो एक तरफ तो आपकी किताब में हम स्मृति ईरानी की छवि को देखते हैं। अब मैं थोड़ा-सा एक पत्रकार वाला सवाल आपसे करूँगा। एक तरफ तो अभी तक स्मृति भी ईरानी वही की कर रहे छवि थे, है कि अभी तक भी वही कर रहे थे आप। तो उनकी छवि हम देखते हैं कि वो घुल-मिल गई, अमेठी को अपना लिया, अमेठी के लोगों की बन गई, दीदी हो गया। और एक छवि उनकी है जो दिल्ली में बदली। जब वो बिल्कुल। 2014 में चुनाव हार भी गईं तो उसके बाद उनको मानव संसाधन एचआरडी मंत्री मंत्रालय बनाया गया। दिया गया, जी। मानव जी। संसाधन। उसके बाद उन्हें तमाम फिर किस्से चले और उसके बाद उन्हें आईएनबी मिनिस्ट्री दी गई और फिर उसके बाद उन्हें हटा के और इस वक्त वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। ये 2 छवि हम्म। एकदम डिफरेंट है। आप तो स्मृति ईरानी से मिले होंगे, जब इस किताब लिख रहे मैं होंगे, आपकी मैं मुलाकात तो मैं उससे हुई मैं होगी। आपका प्रश्न समझ गया। मैं स्मृति ईरानी से मिला, 12 मिनट की मेरी मुलाकात हुई है इस किताब में। 17 प्रश्न थे मेरे, 10 मिनट का समय मिला था, 2 मिनट एक्सीड कर गया था। एक किस्सा बताता हूं आपको, उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि छवि कैसे बनाई और बिगाड़ी जाती है। आपको याद हुँ, होगा स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन मंत्री बनी थी, तो एक खबर बहुत प्रमुखता से अंग्रेजी के छोटी प्रसार संख्या वाले एक बड़े अखबार में छपी थी कि स्मृति ईरानी ने किसी को कहा कि मैं तुम्हें अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। और उनके इस बयान को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। और आ, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्री का जो कमरा है शास्त्री भवन में, जो उस समय था, उसमें कोई खिड़की नहीं है। हाँ, शायद मैं एक बार गया हूँ, वो जी। साउथ उस तमिलनाडु से क्या थे वो पल्लम राजू थे एचआरडी जी। मिनिस्टर उस ज़माने पल्लम। पल्लव राजू के जी। जी। जब थे। जी। अगर तो वही उस आज भी है तो मुझे पता उस नहीं। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हें इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। तो स्मृति ईरानी को मीडिया से, और स्मृति ईरानी को उनकी पार्टी के कुछ लोगों को बहुत बहुत स्नेह करते थे। वो कुछ लोग ऐसी बातें उनके बारे में किया करते थे। वो उनको आप भी जानते हैं, मैं लेकिन भी वो जानता हूं, लेकिन चूंकि वो किताब का विषय नहीं है, इसलिए उस पर हम क्यों जाएं। नहीं, पर थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि मैं जब ये किताब पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि दिल्ली में उनकी छवि और जिस तरीके से सब कुछ तमाशे होते हैं यहाँ, खैर अब आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं।
मैंने दो स्मृति साल जी से से इस वो। बारे में मैंने स्मृति जी से इस बारे में एक दूसरे इंटरव्यू में पूछा था कि आपकी हाँ, तो यहाँ क्या की जवाब छवि जो यहाँ की छवि जो है सो बहुत कड़क और तुरंत डांट डपट करने वाला या झगड़ा कर लेने वाले की है। तो उन्होंने कहा अनंत जी इसका मुझे बड़ा फायदा मिलता है, लोग मुझसे संभल के बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं होती हैं, मेरे काम सारे अच्छे से हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने बनाया, कुछ इन्होंने उसको सहेज कर रखा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। ऐसा हुआ। क्या इस किताब में ऐसा भी कुछ है जो आपने नहीं लिखा, जो आपके पास जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी और आपने अवॉइड किया कि छोड़ देते हैं, चलो कोई नहीं? नहीं, अवॉइड नहीं किया, मुझसे चूक हो गई, लापरवाही हो गई। दो घटनाएं हैं, एक संजय गांधी से जुड़ी हुई हैं, बल्कि दोनों संजय गांधी से ही जुड़ी हुई हैं। और हुँ, एक घटना है, रविंद्र प्रसाद सिंह वहां से चुनाव लड़े थे। 77 में उन्होंने संजय गांधी को हराया था और 80 में संजय गांधी ने उनको हराया था। हुँ, तो 80 के चुनाव में जब रविंद्र जी को संजय गांधी ने पराजित किया था, तो हुँ, उस समय इस तरह के राजनीतिक नेताओं के बीच में मतभेद नहीं हुआ करते थे। आपको याद होगा, दोनों एक साथ निकले वहां से, पोलिंग बूथ पे दोनों बैठे थे, संजय गांधी और रविंद्र जी दोनों एक साथ बाहर निकले और संजय गांधी अपनी कार में बैठे और चले गए। तो संजय गांधी जब चले गए तब भी ढोल ताशे वहां बज रहे थे और कांग्रेसी बहुत खुश होकर डांस वांस कर रहे थे। तो रविंद्र जी वहां से उठे और तब सुरक्षा वगैरह का इतना 80 में कोई इतना भय होता नहीं था। हुँ, रविंद्र जी कांग्रेसियों के बीच में चले गए और उनको, हुँ। वो थोड़े पहलवान, वो पहलवान थे रविंद्र जी। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि बेटा इतना जश्न मत मनाओ, अभी संजय गांधी ने हिसाब बराबर किया है, हुँ, जश्न तब मनाना जब संजय गांधी जीत जाए, क्योंकि अभी तो 77 का हिसाब उसने 80 में बराबर किया है। तो अभी तो हम लोग हाँ, ब्रेक इवन पर है, एक वो जीता एक हाँ, मैं जीता। तो ये हाँ, एक हाँ, रोचक घटना थी जिसको मैं, मेरे पास जानकारी थी, लेकिन चूंकि नोट्स इतने लिए थे मैंने कि उसमें लापरवाही से कहीं ये घटना दर्ज होने से रह गई। और और दूसरी घटना? दूसरी घटना दिलीप कुमार साहब से जुड़ी है, वो और भी दिलचस्प है। हुँ, आज संजय गांधी के चुनाव प्रचार के लिए दिलीप कुमार को बुलाया गया, ये कब 77 या 80 में? 77 में। ओह! हुँ, फिर? और दिलीप कुमार साहब आ गए। 77 हुँ, में वो बड़े सितारे थे, बहुत बड़े, बहुत लोकप्रिय। और डर के ही आए होंगे? अब इमरजेंसी का दौर था, मेरे पास कोई प्रमाण खत्म हो नहीं रही थी है, लेकिन इमरजेंसी, हाँ। हाँ, ये माना जा सकता है कि मतलब कुछ लोग उस संजय समय गांधी का संजय दौर था गांधी भाई। को ना करने की हैसियत में बहुत कम लोग थे इस देश में। तो हुँ, दिलीप कुमार साहब आ गए। दिलीप कुमार साहब पहुंच गए अमेठी। अमेठी में उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं, वो पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब मैं तो कल्पना करके मैं रोमांचित हो रहा था कि मैं उस जगह को देखने गया कि अच्छा दिलीप कुमार साहब यहीं उतरे थे। मतलब हुँ, एक एक ऐसी दीवानगी भी है कि उस जगह को 50 साल बाद देखने जा रहा है, 40 साल बाद आदमी की, अच्छा दिलीप कुमार इसी बस अड्डे पे उतरे थे, इसी पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। वो बेचारे पेड़ हुँ, के नीचे खड़े हुए, फिर किसी तरह से संदेश भिजवाया गया कि दिलीप कुमार साहब आ गए। तो उनको लेने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आए वो एक जीप लेके आए। उस समय जीप चला करती थी, आपको याद होगा, जिसपे कपड़े का वो होता था, हुड हाँ, होता था। विलिस विलिस क्या? नहीं, हाँ, जीप महिंद्रा की जीप ही होती थी शायद, मुझे लगता है, या जीत कुछ और जीत नाम भी, होगा। तो हाँ। हुँ, तो वो पुलिस वाले भी बहुत चलाते थे, जिसमें डंडे जैसा गियर होता था, आगे निकला होता था। तो दिलीप कुमार साहब को उस बस में बिठा के सभा स्थल पे ले जाया गया। सभा स्थल पर हुँ, कुल जमा 70 या 80 लोग थे। अब आप कल्पना करिए, इतना बड़ा सितारा और उसको सुनने के लिए सिर्फ 70-80 लोग खड़े थे। दिलीप कुमार ने अपना भाषण दिया वहां, अपनी हाजिरी लगाई कह सकते हैं। फिर उसी जीप वाले को कहा कि मुझे लखनऊ छोड़ देगे, उसने कहा नहीं जी, मुझे तो बस अड्डे तक छोड़ने को कहा है, मैं बस अड्डे छोड़ दूंगा आपको। दिलीप कुमार साहब को उन्होंने बस अड्डे पे पहुंचा दिया। इसके बाद की जानकारी नहीं है, और ये जानकारी विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखी है।
ये मुझे वहां ओह! किसी ने बताया नहीं। विनोद मेहता की जो किताब है फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी ए संजय स्टोरी, उसी में इसका जिक्र किया है उन्होंने। तो इसको भी मैंने नोट किया था कि इसको मैं अपनी किताब में जरूर उल्लिखित करूंगा कि मतलब, और इसको मैं जोड़ना चाह रहा था कि किस तरह से कांग्रेस के जो कांग्रेस का उम्मीदवार होता है वो चुनाव कैसे लड़ता है। ये हुँ, इससे साबित, मतलब इससे साबित एक 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 मतलब एक रेखा दिखाना चाहता था कि संजय गांधी से लेके राहुल गांधी तक चुनाव कैसे लड़े जाते थे, कितने अगंभीरता से चुनाव लड़े जाते थे। वो इसलिए कि इनको वोट तो मिलने ही थे। वोट तो मिल रही है। अब आप ओके आनंद जी। सोचिए जरा कि दिलीप कुमार साहब को कोई लेने ना हो, बस से जा रहे हो, आज का छोटा से छोटा ओटीटी पर काम करने वाला सितारा कितनी बड़ी गाड़ी की मांग करता है। या तो संजय गांधी का आतंक रहा होगा या दिलीप कुमार साहब की सहजता रही होगी। हाँ, कुछ तो रहा होगा। ख़ैर, अब सवाल ये है कि आगे क्या? आप अमेठी के संग्राम को किस रूप से देखते हैं? बतौर एक पत्रकार, बतौर एक लेखक, आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव अमेठी में राहुल गांधी वायनाड छोड़ के वापस आएँगे? अब मुझे लग पता नहीं, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं और उस हिसाब से मैं कोई, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में टिप्पणी की पिछले दिनों, या जिस तरह से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चुनाव हार गया, गलती मेरी थी, लेकिन गलती तो आप लोगों ने भी की। अमेठी के लोगों को जिस तरह से उन्होंने कहा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा समझदार हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना में, ऐसा कुछ बयान दिया था जैसा मुझे याद पड़ता है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो अमेठी जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तब भी बावजूद इसके कयास ही स्मृति है, ये तो ईरानी, कयास ही लगा रहे हैं हाँ हम। बिल्कुल तो एक कयास है कयास अभी। और लगा लेते हैं, एक नहीं, कयास एक और मैं लगा एक लेते हैं। 30 सेकंड का समय और दे दीजिए। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी को अमेठी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो हुँ, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न दलित है, न कोई जाति उनकी ऐसी है कि कोई किसी जाति के नाम पर उनको वोट नहीं मिलने वाला। ठीक है। हुँ, वो अमेठी की रहने वाली नहीं है, स्थानीयता, हालांकि अब उन्होंने जमीन खरीद ली है, उनका घर बन रहा है वहां। तो उनका उनको सिर्फ और सिर्फ अमेठी में उनकी मेहनत और नरेंद्र मोदी की छवि पर ही वोट मिलना है और काम पे वोट मिलना है। तो इसलिए उनको लगातार 5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी खानदान से आ रही हैं और इतनी बड़ी विरासत लेके आ रही हैं, वो नहीं है उनके साथ। ये डिसएडवांटेज उनको है और वो अपनी मेहनत से ही उस डिसएडवांटेज को दूर करना पड़ेगा। इस मामले में आपकी बात से सहमत। तो 2024 में देखना ही होगा, क्या स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी हो सकता है क्या? कि राहुल गांधी तो रोचक लौटने होगा, से रहे, रोचक होगा। है ना? अगर ऐसा होगा तो अमेठी संग्राम का सीक्वल लिख सकता हूं मैं। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम तो इसीलिए कहेंगे कि प्रियंका लड़ ले कि आप सीक्वेंस लिख पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आपसे बहुत, गप मार के। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका भी और जी। साहित्य तक का भी बहुत आभार। आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।